हो अंधेरा कितना भी भयानक, रखता नहीं कुछ खास दम। हो अंधेरा कितना भी भयानक, रखता नहीं कुछ खास दम। है वजूद उसका सिर्फ तब तक, जब तक रोशनी रखती नहीं कदम। तो याद रखना ये बात। लाइफ में जब आपको बहुत डार्क लगे कि यार कुछ होप नहीं बची है, सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, टेस्ट बिगड़ रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी समय पे आपको हिम्मत रखनी है और विश्वास रखना है और अपने काम में बिना डगमगाए, बिना डिविएट हुए लगे रहना है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के हमारे सेशन की। इस प्यारे से नोट पे शुरुआत करने वाले हैं हम आज के डिस्कशन की। हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं गॉसेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गॉसेस लॉ, उसके कुछ एप्लीकेशंस जो कि डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और उसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग करने वाले हैं कुछ बढ़िया वाले न्यूमेरिकल्स। तो आइए करते हैं शुरुआत। उसके पहले 5 मिनट में डेडिकेट करना चाहूँगा पिछले लेक्चर के डिस्कशन पे, जिसमें हमने बातें की थी फ्लक्स की। तो मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। फ्लक्स, हमने क्या बातें देखी थी फ्लक्स के बारे में कि यार फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, फ्लक्स का अर्थ क्या होता है? फ्लक्स का अर्थ होता है कोई भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी किसी रीजन से, किसी गिवन एरिया से, किसी रीजन से, रीजन नहीं रीजन, रीजन से कितना क्रॉस कर रही है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक रेलवे स्टेशन में एक डोर है जिसमें से 5,000 लोग अंदर जा रहे हैं और 2,500 लोग बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, मान लो हर सेकंड, बहुत क्राउडेड रेलवे स्टेशन है। तो नेट फ्लक्स कितना है? 5,000 इन माइनस 2,500 आउट। 5,000 मैंने आपसे लिए, 2,500 आपको दे दिए, तो नेट कितना है? 2,500 है ना। उसी तरह से हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने क्या कहा? फ्लक्स बेसिकली क्या है? द नंबर ऑफ हम कौन से फ्लक्स की बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। चलो बहुत बढ़िया। इसका हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा लिया था कि मान लो एक झरना बह रहा है और आप एक बाल्टी लेके पानी भरने चले गए। तो आपने पहले बाल्टी ऐसे रखी, उसमें पानी आया, आपका दोस्त था सोंटू, वो गया और उसने तिरछी रख दी बाल्टी, मतलब ऐसी है ये बाल्टी, तो पानी ऐसे घूम के तो जाने से रहा। तो यहां से हमने बातें की थी कि किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। फ्लक्स को डिफाइन कैसे, डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे फाई से डिनोट करते हैं। तो आपने बताया था कि सर फ्लक्स जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा कि सर आपने एरिया कितना बड़ा लिया, बड़ा एरिया लोगे तो ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजर पाएंगी, बड़ा एरिया लिया तो ज़्यादा फील्ड लाइंस, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको चीरते हुए निकल पाएंगी। तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है ई पे, ये डिपेंड कर रहा है ए पे, और ये डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर, अभी अभी आपने एरिया वेक्टर कहा। हाँ बेटा, एरिया वेक्टर कहा। तो क्या सर एरिया वेक्टर होता है? देखो ये बात मैंने आपको विस्तार में समझाई थी कि एरिया बेसिकली होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसको वेक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, हम इसकी डायरेक्शन असाइन करते हैं, क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है फिजिक्स में। अच्छा ठीक है, क्या होती है सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन? बेटा ये होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। कहां है सर ये डायरेक्शन? बेटा ये डायरेक्शन है एन कैप, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। बहुत बढ़िया। और सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? जैसे मान लीजिए कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि ये आपने बना दी मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज द मैंने मैग्नेटिक फील्ड कह दिया, आई एम रियली सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट हम लोग मैग्नेटिज्म में भी पढ़ते हैं, है ना। तो मेरे मुंह से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, आई एम रियली सॉरी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको मैंने ई लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। चलिए सर ठीक बात है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं ई डॉट ए या तो ई डॉट एस।
चलिए ठीक है, ये बात भी ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोग फ्लक्स निकालें तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, ये एक्सप्रेशन हमको ऐसा दिखता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दिस इज द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, फ्लक्स किस प्रकार की क्वांटिटी है, फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी बिल्कुल, क्या है बेसिकली, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि किसी रीजन को क्रॉस करते हुए, किसी एरिया को क्रॉस करते हुए निकल रही है। ठीक है, और क्या इसकी यूनिट्स क्या बन जाएंगी, इसकी यूनिट बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वो होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया होता है मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, बेटा नोट कर लीजिए, ये बातें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई भी मैंने इसमें नई बात अभी तक नहीं बताई आपको, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। डन। हम्म हम्म आइए अब आते हैं आज के मेन डिस्कशन पे, गॉसेस लॉ। अब पहले थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग कि बेसिकली गॉस गॉस भाई साहब ने क्या कहा, गॉसेस लॉ क्या कहता है। गॉस भाई साहब ने, गॉस चाचा ने ये कहा कि देखो, अगर तुमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी क्लोज्ड सरफेस से, किसी क्लोज्ड रीजन से, तो वो फ्लक्स जो है ना, वो पता है किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस सरफेस के अंदर, उस सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, कितना नेट चार्ज है, इस बात पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। किस चार्ज पे, जो चार्ज अंदर है। अंदर वाले पे क्यों डिपेंड कर रहा है सर, बाहर वाले पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है। देखो इस बात को मैं समझाता हूं एक चित्र से, बस देखते चलना, देखो कॉन्सेप्ट अपने आप तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर होते जाएंगे, ठीक है, समझते चलना। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। जैसे ये मान लो एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये हम लोगों ने ले ली सरफेस, ये वो सरफेस है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है Q, जो कि बाहर रखा है, बाहर चार्ज रखा हुआ है। हमको ये बात पता है कि एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 बाहर निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो हर दिशा में बाहर निकलेंगी, निकलती है ना। तो अगर ये चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इससे ऐसे ऐसे छोटा कर देते हैं, अरे ऐसे 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 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, निकल रही हैं, ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, बिल्कुल निकल रही है, हर जगह से निकल रही हैं। अब आप मुझको ये बताओ कि इस चार्ज के कारण कितनी फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर जा रही हैं। सर गिन के बता दें, हाँ बेटा गिन के बता दो कितनी जा रही हैं। सर 1 2 3, 3 फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं। ओ हो, कितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है, 3 फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं। कितनी फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स है, 3 फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स है। तो सर कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी सरफेस से। अरे जितनी अंदर गई उतनी ही तो बाहर निकलेंगी, जितनी अंदर गई, जो अंदर आया है वो बाहर भी तो जाएगा। तो कितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है सर, 1 2 3 अंदर जा रही है। कितनी बाहर निकल रही है सर, 1 2 3 बाहर निकल रही है। 500 रुपए मैंने आपसे लिए, 500 रुपए मैंने वापस दे दिए किसी को, मेरे पास कितना है, कुछ नहीं है। अरे जितना फ्लक्स एंटर हुआ उतना फ्लक्स लीव कर गया। इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण जितना फ्लक्स इन हो रहा है उतना ही तो फ्लक्स आउट हो रहा है यार। जितना फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स सरफेस से बाहर निकल रहा है। फ्लक्स इन इक्वल्स टू फ्लक्स आउट। तो नेट फ्लक्स इस सिस्टम में कितना है, नेट फ्लक्स इस सिस्टम में कितना है, कितना है, फाई इन
माइनस फाई आउट, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए आंसर आपका आया 0। ओ हो, इसको सामने लिख देता हूं, शायद ये कट रहा है। इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। ओ हो सर, चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा चल रही थी गॉस भाई साहब के स्टेटमेंट पे। तो गॉस साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि जो टोटल फ्लक्स है, जो लिंक्ड है किसी क्लोज्ड सरफेस से, वो डिपेंडेंट है किस पे? वो डिपेंडेंट है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस पे, जिसको कि हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो फ्लक्स कितना आ गया? फ्लक्स कितना आ गया? फ्लक्स आ गया फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ, ये कांस्टेंट है, क्यू इन। अच्छा, फिर से बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट। गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड करेगा उसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करेगा सिर्फ। तो ये रहा अंदर का चार्ज। अब मैंने प्रोपोर्शनल बोला तो कांस्टेंट आएगा, ये रहा कांस्टेंट। फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड, प्रोपोर्शनैलिटी हटी, कांस्टेंट आया। ये बन गई एक इक्वेशन गॉसेस लॉ की, ये बन गई एक इक्वेशन गॉसेस लॉ की, ये बन गई एक इक्वेशन गॉसेस लॉ की। फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो 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 बोलो। फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, लिखो इस बात को, फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लिखा? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये लिखा, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब इन दोनों इक्वेशंस को भिड़ा दें हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ दें। कौन कौन सी इक्वेशन को? हम लोगों ने कहा कि भैया फाई इक्वल टू, यानी फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जिसको आपने लिख दिया क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, है क्या? नहीं है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूं मैं, नोट, एन ओ टी ई, नोट। कौन सा नोट? ये नोट समझना क्या नोट है। नोट ये है, दिस लॉ इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एंड वैलिड फॉर ऑल वेक्टर फील्ड्स ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। हर वो फील्ड जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रही है, खैर बाद की बात है, ये आगे आपको पता चलेगा। मैग्नेटिज्म भी ओबे करता है, तो मैग्नेटिज्म में भी ये लॉ पढ़ेंगे हम लोग किसी और नाम से, बताऊंगा वहां पे, ठीक है। और एक बात क्या लिखी है, दिस लॉ इज सूटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे कि एक स्फीयर पे मैंने चार्ज बिखेर दिया, तो सिमेट्रिक है, मैं सेंटर पे खड़ा हो गया, मैं देख रहा हूं यहां 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 हर जगह चार्ज है। एक इनफाइनाइट वायर ले लिया हम लोगों ने चार्ज्ड, उसके लिए भी लगाएंगे हम गॉसेस लॉ। तो सर क्या सिर्फ ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं वो पढ़ो जरा क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं दिस इज सूटेबल। सूटेबल मतलब सुबह 7 बजे उठ के पढ़ाई करना मेरे लिए जो है बेनिफिशियल है, लेकिन मैं हर दिन सुबह 7 बजे उठ के पढ़ूंगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। या एप्पल खाना मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, मेरी हेल्थ के लिए सूटेबल है, लेकिन मैं रोज एप्पल खाऊंगा, बर्गर भी खाऊंगा, समोसा भी खाऊंगा, पानीपुरी भी खाऊंगा, आदत है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है, असर्शन रीजन अलग अलग बातें ना ये। तो इसी तरह से बच्चे कई बार क्या बोल देते हैं कि यार ये तो सिर्फ तब लगता है जबकि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। गलत। ये सूटेबल है मतलब अगर सिमेट्रिक सिस्टम है तो बड़े आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि गॉसेस लॉ सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। नहीं, हर जगह वैलिड है, ये कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन यह भी तो सेंस वाली बात है कि भाई लगा के हम अगर चीज को, रिजल्ट को आसानी से निकाल पा रहे हो तब तो लगाने का फायदा है। और वो कब कर पाएंगे? जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन शॉर्ट, ठीक है। नोट करो इस बात को, नोट करो भाई सब लोग तेज रफ्तार में। लिख लिया? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं गॉसेस लॉ के, देखते चलना सभी लोग।
यहां देखिए, पहली बात, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है कि अगर मैं बात करूं एक छोटे से चार्ज के कारण, ये रहा मेरे पास एक क्यू चार्ज, ठीक है, तो इसमें से फ्लक्स कैसा निकलता है, इसमें से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक शेप ले लिया, मैंने एक शेप ले लिया कुछ ऐसा, दूसरा शेप मैंने ले लिया कुछ ऐसा, तीसरा शेप मैंने ले लिया कुछ ऐसा। अच्छा, तो सर क्या तीनों ही शेप्स के कारण सेम फ्लक्स होगा या अलग अलग फ्लक्स होगा? सर क्या तीनों ही शेप्स के कारण सेम फ्लक्स होगा या अलग अलग फ्लक्स होगा? बेटा देखो, तुम मुझे एक बात बताओ कि कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, पहली सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दूसरी सरफेस से कितनी निकल रही हैं, तीसरी से कितनी निकल रही, काउंट करके बता दो। अरे शेप वेप पे कहां डिपेंड करेगा, वो करेगा क्या? फ्लक्स नहीं करेगा। तो वही तो बोल रहा है ये भी कि फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, देख लिया हम लोगों ने। दूसरी बात, फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट। बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, अभी तुमको बना के दिखाया था, बाहर वाले की वजह से जितनी फील्ड लाइन आ रही है उतनी जाएंगी। तीसरी बात, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड इट। मतलब ये कि अगर ये एक सरफेस है, इसके अंदर मैंने चार्ज रखा है Q1, अब इस Q1 को मैं कहीं पे भी रख दूं, इससे जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलनी है उतनी निकल के ही रहेंगी। आप इसको कहीं भी उठा के रख दो, आप इस चार्ज को कहीं पे भी यहां यहां यहां, बस बाहर मत रख देना, वरना बोला आपने तो बोला कहीं भी रख दो, बाहर रख रहे हैं हम तो सर यहां रखेंगे, इधर 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 रखेंगे, हम तो ऐसा नहीं करना है। बाहर रख दोगे ना फिर नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा उसके कारण। अंदर कहीं पे भी घुमा दो, यहां 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 यहां, मान लो कि ये एक देश है, देश में तुम, अब हमारा भारत है ना, तुम इसको कश्मीर में रखो, तुम इसको जो है आसाम में रखो, तुम इसको राजस्थान में रखो, तुम इसको झुमरी तलैया में रखो, तुम इसको डिब्रूगढ़ में रखो, तुम इसको जो है कहीं पे भी रखो, इन शॉर्ट यार, ठीक है, वीज़ा नहीं लगेगा, बाहर निकल गए तो वीज़ा लगेगा, लगेगा ना। तो वही बात है कि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्जेस। अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। अब इस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, ये बहुत ही काम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 में डिटेल में समझाऊंगा, इतना लिख लो, फिर चौथे पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि चौथे स्टेटमेंट पे कई बार JEE मेंस में, एम्स जब सेपरेट एग्जाम होती थी तब एम्स में, AIPMT में, और इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नीट में रिसेंटली पूछा गया है, NCERT में डिटेल में दिया है ये स्टेटमेंट, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, CUET के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत काम की बात है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा। ये जो चौथा पॉइंट है उसके पहले लिख लो, आप लोग लिख लो तो बता देना। लिख लिया सभी ने? चलो ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ना, चौथा पॉइंट समझा रहा हूँ। देखो चौथा पॉइंट में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेके समझाता हूँ, पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 यहाँ समझते हैं। कौन सा पॉइंट समझ रहे हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट समझ रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा गया है, पहले तो मैं आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट देता हूं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जिसको के हम उठा के लिख देते हैं क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिखते हैं क्या हम लोग? अरे यही है ना गॉसेस लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट। हाँ सर यही तो है, कुछ अलग थोड़ी है, यही है। अब आप मुझको एक बात बताएंगे क्या? जैसे मान लो ये एक सरफेस है, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, और यहां पे मैंने, ये मेरी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, एक चार्ज मैंने रखा Q1, दूसरा चार्ज मैंने रखा -Q2, तीसरा चार्ज मैंने रखा Q3, चौथा चार्ज मैंने रखा Q4,
पांचवा चार्ज मैंने रखा Q5। ठीक है, ठीक है, चित्र देखते चलो सभी लोग। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम है आपके सामने। अब आप इसमें मुझको ये बताओ कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना है इस सिस्टम में। नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, चार्ज इन कितना है, क्यू इन इस सरफेस के अंदर क्यू इन कितना है। क्यू इन एनक्लोज्ड में मैं Q3 और Q4 को रखूंगा, नहीं रखूंगा। क्यू इन है हमारे पास Q1 माइनस Q2 प्लस Q5, ये है क्यू इन, ये है क्यू इन। चलो ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण है गुरु, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अरे इसको कोई मना थोड़ी कर रहा है कि भाई तू किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मत दे। अगर मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, या गॉसियन सरफेस पे मैं कहीं भी खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं मैं, इधर इधर खड़ा हो गया मैं जाके, ठीक है, ये ओके। तो इस सरफेस पे मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। क्या इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से मना कर देगी कि नहीं हम तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे भैया, हमको तो डर लग रहा है, अरे पता नहीं क्या होगा वहां पे, मैं तो ना भेजूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर। अरे ऐसा बोलेगा क्या ये, क्यों मना करेगा ये, काहे के लिए मना जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल जाएगी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब ई जो है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ड्यू टू ऑल दी charges, all the charges present in the vicinity, जितने भी आसपास के चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब के कारण होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज एनक्लोज्ड में किसको रखोगे, चार्ज एनक्लोज्ड में किसको रखोगे, चार्ज एनक्लोज्ड में तुम सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को रखोगे। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसको लिखेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि पीछे भी फोर्थ पॉइंट लिख लिया था आपने। लिख लो जरा इसको, पानी पी लिया जाए तब तक थोड़ा। लिखो 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 लिखो, आप लोग लिखते चलो तेज रफ्तार में सभी लोग, एकदम विस्तार में समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट डिटेल में, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलिए अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग इज टेकन एज पॉजिटिव। अब ये कन्वेंशन है, दिस इज कन्वेंशन। क्या है ये कन्वेंशन, कि जो फ्लक्स आ रहा है, जो फ्लक्स आ रहा है उसको हम लेंगे नेगेटिव, और जो फ्लक्स जा रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव। जो फ्लक्स आ रहा है उसको लेंगे नेगेटिव, जो फ्लक्स जा रहा है उसको लेंगे पॉजिटिव। इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, कन्वेंशन है, ठीक है, फॉलो करना है इस बात को। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी गॉसियन सरफेस में, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इस ही का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने ये कह दिया, अगर मैंने ये कह दिया कि फ्लक्स जीरो है, अगर मैंने ये कह दिया कि फ्लक्स जीरो है, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। कैसे, जैसे मान लो अब मैंने चार्ज को बाहर रख दिया, ये सरफेस है, ये सरफेस है, मैं यहां खड़ा हूं और मैंने चार्ज को यहां रख दिया, मैंने ये रख दिया चार्ज को। मुझे बताओ इस चार्ज के कारण कितनी कितनी कितना फ्लक्स है, इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स है, इस चार्ज के कारण कितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है। सर मान लेते हैं कि ये 1 2 3
4 5, 5 फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं। अरे कितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं? 5 फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं। सर कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी बेटा? 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। अगर 5 फील्ड लाइन एंटर कर रही है, 5 ही तो बाहर निकलेंगी, तो इस सिस्टम में, अरे इस सिस्टम में फ्लक्स तो जीरो है। इस सिस्टम में फ्लक्स तो जीरो है, लेकिन क्योंकि ये चार्ज प्रेजेंट है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। 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 मतलब अगर फ्लक्स जीरो भी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। लेकिन 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 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तब डेफिनेटली फ्लक्स जीरो होगा। तब डेफिनेटली फ्लक्स जीरो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगी? जब कोई चार्ज ही ना हो। और अगर चार्ज ही नहीं है तो फिर काय का फ्लक्स? ये बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगी? सोचो ना थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे करोगे तुम? अरे चार्ज के होते हुए फील्ड जीरो कैसे करोगे इस सरफेस पे? है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्यू नेट या क्यू इन, जो भी है ना, क्यू क्यू नेट फ्लक्स, नेट चार्ज, क्यू नेट या तो क्यू इन, वो जीरो है। और अगर वही जीरो है तो फ्लक्स तो पक्का है, जीरो होना ही है। नोट करो इस बात को सभी लोग, जल्दी से तेज रफ्तार में नोट करो। उम्मीद करता हूं कि ये 6 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। काम की बातें हैं ये, बेसिक और काम की बात, तो इनको आप लोग ध्यान में हमेशा रखेंगे। आइए अब चर्चा को बढ़ाते हैं आगे तेज रफ्तार में। 7वां पॉइंट आपके सामने आ रहा है। ये क्या कहता है ये पॉइंट? इफ अ क्लोज्ड बॉडी not enclosing any charge is placed in electric field, either uniform or non-uniform, total flux linked with it will be zero. बहुत काम की बात है। अगर ये एक स्फीयर है, ठीक है, अब इस तरह की फील्ड लाइन बनाने का क्या मतलब है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, देखो यहां पे पास पास है, यहां पे दूर दूर है। यहां पे इतने हिस्से से, कम हिस्से से 1 2 3 4 5 लाइंस निकल रही है, और यहां पे उतने ही हिस्से से सिर्फ 2 लाइंस निकल रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन फिर भी जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी ही फील्ड लाइन बाहर आ रही है। इसलिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नेट फ्लक्स जो है वो जीरो है। जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा रहा है। जितना फ्लक्स इन है उतना ही फ्लक्स आउट है। फाइनाइट है जीरो। अब या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म ले लूं, देखो यहां पे बिल्कुल यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पे बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें आप इस बॉडी को रख दो। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप इस बॉडी को उठा के रख दो। अभी भी जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है 1 2 3, उतनी ही तो बाहर निकल रही है। तो इस सिस्टम में भी चाहे मैं ई को कर दूं यूनिफॉर्म, चाहे मैं ई को कर दूं यूनिफॉर्म, चाहे कर दूं नॉन यूनिफॉर्म, फ्लक्स हमेशा कैसा रहने वाला है? फ्लक्स हमेशा जीरो रहने वाला है। नेट फ्लक्स हमेशा जीरो रहने वाला है। नेट फ्लक्स हमेशा जीरो रहने वाला है एक क्लोज्ड बॉडी के लिए, जिसके कारण एक्सटर्नल फील्ड लगाई गई है। ठीक है, अगर किसी बॉडी को प्लेस किया है आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फ्लक्स उसका जीरो होगा। बना लो, लिख लो, साथ साथ में करते चलो। सेपरेटली नोट्स बनाने के लिए मत बैठना, वरना 1 घंटा तुम और नोट्स पे लगाओगे। ठीक है ना? चलो अगला पॉइंट, 7वें पॉइंट का ही बी पार्ट है ये। इफ अ क्लोज्ड बॉडी एनक्लोजेस अ चार्ज क्यू देन द टोटल फ्लक्स, अब जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है, ये चार्ज है क्यू, तो देखो ऐसी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ये भी बाहर निकल रही हैं, ये भी बाहर निकल रही है।
ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, सारी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं इससे। अगर चार्ज अंदर है तो सिंपली कितना लिखेंगे हम लोग, फ्लक्स, फ्लक्स हम लोग लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अब अगर मैंने एक स्फीयर बना दिया, उसके अंदर रख दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर के अंदर रख दिया, कैसा भी शेप ले लो, कैसा भी शेप ले लो, अगर क्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज तो कितना बनेगा फ्लक्स, कोई बड़ी बात इसमें है क्या? अरे कोई बड़ी बात इसमें है क्या यार, बोलो ना जरा, कितना बनेगा, ये बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना। ये आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हर केस में, हर केस में देख लो, ये आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है, ठीक है। बना लो तेजी से चारों फिगर। चलिए अब हम चर्चा को बढ़ा रहे हैं आगे, अब हम चर्चा को बढ़ा रहे हैं आगे। इसमें देखो अब हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, इस डिस्कशन को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, इस डिस्कशन को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। जैसे आप ये देखिए, समझ रहे हैं ना, स्टेटमेंट भी दूंगा, भी समझते चलो। अगर मेरे पास एक चार्ज है और उस चार्ज को मैंने एक क्यूब के वर्टेक्स पे रख दिया, उस चार्ज को मैंने एक क्यूब के वर्टेक्स पे रख दिया, एक क्यूब है उसके वर्टेक्स पे एक चार्ज को हम लोगों ने उठा के रख दिया, कहीं पे भी उठा के रख दूं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे ये क्यूब है ना, ये रहा एक क्यूब, ओके, ये रहा एक क्यूब, ये रहा क्यूब, ये रहा क्यूब, है ना। अब यहां पे आप उठा के रख दो, कहीं पे भी, चलो यहां उठा के रख देते हैं, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इस चार्ज का क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका 1/8 कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन जो है ना 1/8 कंट्रीब्यूशन है इस चार्ज का क्यूब के अंदर। तो फ्लक्स किसके कारण होगा, क्यू के कारण होगा, कि क्यू के 8वें हिस्से के कारण होगा, क्यू के 8वें हिस्से के कारण होगा। तो हमने लिख दिया फाई इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आती है बात? कहां पे रखा हमने, वर्टेक्स पे रखा, वर्टेक्स पे रखा। अब मैं इसको उठा के रख रहा हूं, ये कहां पे रखा है मैंने, वर्टेक्स पे रखा है, वर्टेक्स पे रखा है। अब मैं रख रहा हूं एज पे, यहां रख दिया हमने एज पे, ठीक है। अब अगर ये एक एज है, सुनो, अगर ये एज है तो ये एज कितने क्यूब्स के द्वारा शेयर हो रही है, ये एज कितने क्यूब्स के द्वारा शेयर हो रही है, एक, पीछे वाला 2, ये वाला 3 और ये खुद 4, 4 क्यूब्स के द्वारा शेयर हो रही है एक एज, जैसे 8 क्यूब्स के द्वारा शेयर हो रहा था एक वर्टेक्स, 1 2 3 4 और 4 पीछे के। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, बीसीसी, एफसीसी, लैटिस वेटिस, कौन सा कहलाता है वो टॉपिक, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, हाँ सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा ना। तो देखो ये कितना बन गया, ये बन गया फाई इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना बन गया, क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, तो ये बन गया क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बनाते चलो, बेसिक बात है ना। इसका स्टेटमेंट मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले हम देख लें, थोड़ा समझ लें, फिर इसका स्टेटमेंट देखेंगे, एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब देखो कुछ और शेप्स दे रहा हूं आपको मैं, देखते चलो। जैसे मैंने ना इसके फेस पे रख दिया, फेस पे, किसी क्यूब के फेस पे रख दिया, ये होता है फेस, ये होता है फेस, ओके, ये रख दिया हम लोगों ने फेस पे, ये हम लोगों ने रख दिया फेस पे। तो एक फेस पे अगर रखा हुआ है ना, एक फेस पे यदि चार्ज रखा हुआ है तो उसको कौन कौन शेयर कर रहा है, उसको कौन कौन शेयर कर रहा है, कितने क्यूब्स शेयर कर रहे हैं, 2 शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये फेस जो है ये 2 क्यूब्स द्वारा शेयर हो रहा है, ये फेस जो है ये 2 क्यूब्स के द्वारा शेयर हो रहा है, ठीक है ना, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। तो कितना बन जाएगा इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स बन जाएगा आधा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह से मैं सिलेंडर ले लूं, सिलेंडर ले लूं, ये सिलेंडर के ऊपर रख दूं मैं इधर, ऐसे रख दूं, तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर आ सकता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो कितना बन जाएगा इसके द्वारा फ्लक्स? अरे मतलब वही कॉन्सेप्ट आ गया, फेस पे रखा है तो आधा ही अंदर है आधा बाहर है, मतलब इसके कारण, मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैंने ऊपर रख दिया एक चार्ज को, अगर मैंने ऊपर रख दिया एक चार्ज को, तो ये फील्ड लाइंस तो बाहर निकल रही है ना, ये फील्ड लाइंस तो बाहर निकल रही है ना गुरु, समझ रहे हो? सिर्फ ये फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, मतलब आधी तो बर्बाद हो रही है, आधी तो बाहर जा रही है, आधी अंदर आ पा रही है, इसलिए फ्लक्स उसका कितना है? आधा है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इसका भी तो आधा फ्लक्स है। जैसे ये मैंने एक क्यूब लिया, ठीक ठीक, अरे ठीक, अरे बोलो, अरे शर्माओ नहीं, बोलते रहो, और मैंने यहां पे रख दिया चार्ज को, तो इसके कारण ये वाली फील्ड अंदर, ये वाली फील्ड अंदर, ये वाली फील्ड अंदर, ये वाली फील्ड अंदर, ये वाली फील्ड, बाकी ये सारी बाहर, तो मतलब आधी अंदर आधी बाहर, तो फ्लक्स तो आधा ही हो गया ना यार। आ रहा है समझ में कि मुझे अकेले को समझ आ रहा है? मैं ही बड़बड़ाए जा रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ, है? बोलना है वहां पे बैठ के, चुपचाप नहीं बैठना है। ऐसे ही तुम लोग ये कटोरी के कोने पे रख दो, मतलब हेमिस्फीयर पे रख दो, यहां रख दो यहां, तो इसकी वजह से कितना होगा फ्लक्स? इसकी वजह से भी उतना ही होगा। आधी जा रही है अंदर, या आधी अंदर जा रही है ना, और आधी निकल रही है बाहर। कितना? इतना। ठीक है, नोट करो, बनाओ, सभी लोग साथ साथ में बनाते चलो। हम्म, डन 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 डन, सभी लोग डन 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 डन, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये वही बात आ गई, कटोरी 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 के बीच में रख दिया, तो ये फील्ड लाइंस बाहर, ये फील्ड लाइंस बाहर, ये फील्ड लाइंस बाहर, बाहर 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 बाहर, आधी फील्ड लाइन बाहर आधी फील्ड लाइन अंदर, तो वही बात है कि कितना फ्लक्स होगा इसके कारण? इतना फ्लक्स होगा, इतना, इतना फ्लक्स होगा, इतना, ठीक है, इतना फ्लक्स होगा, इतना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप कि इतनी बातें तो क्लियर हैं, है ना, इतनी बात तो हम लोगों ने कर ली है, ये वही चर्चा चल रही है, ये वाली चर्चा, ये कटोरी वाली, ठीक है, कटोरी वाली ही चर्चा है ये, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट समझाता हूं मैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, जिस पे मैंने अभी डॉट बनाया है, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। अगर मैं कटोरी ले लूं ऐसी, अगर मैंने ये कटोरी ले ली और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाई है, बाहर से ऑन की है, तो क्या जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइन लीव भी करेंगी? क्या जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर घुसेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी? क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर निकलनी चाहिए? बिल्कुल। तो क्या जितना फ्लक्स इन होगा, क्या जितना फ्लक्स इन होगा उतना ही फ्लक्स आउट होना चाहिए? हाँ जी सर। तो क्या टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, एक बात है। तो लिख लो, सभी लोग लिख लो, लिख लिया सबने? तो यही बात अगर मैं क्यूब के लिए लगा दूं, यही बात अगर मैं क्यूब के लिए लगा दूं, है ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, ये प्लस माइनस देख के, सिंपल सी जो बात है वो बता रहा हूं तुमको। घबरा जाते हैं बच्चे, अरे सर पता नहीं क्या क्या डीएस वीएस लिख दिया, हम तो डर गए देख के, पता नहीं जीवन में पहली बार तो देख रहे हैं डीएस, मत दिखाया करो ये सब, डर लग जाता है सर, छोटे बच्चे हैं, चंचल मन, अति रैंडम। अरे कुछ नहीं है, देखो ये आपने रख दी है, ये आपने एक क्यूब रख दिया है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है ऐसी, 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 जितनी फील्ड लाइन अंदर उतनी ही फील्ड लाइन बाहर, तो टोटल, टोटल, टोटल फ्लक्स जीरो। सर लेकिन यहाँ तो क्यू इन क्यू आउट पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, ये सब तो सिखाया ही नहीं आपने, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया। अरे कुछ नहीं लिखा है, फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स, फ्लक्स, फाई क्या होता है? ई डॉट ए,
ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। इनकी अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनमें कौन सा सरफेस देखना पड़ेगा मुझको, इनके लिए कौन सा सरफेस एरिया देखना पड़ेगा, ये वाला सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। यहां से इन हो रहा है फ्लक्स, यहां से आउट हो रहा है फ्लक्स, आउट के लिए कौन सा सरफेस एरिया देखना पड़ेगा, आउट के लिए ये वाला सफेद सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, इनके लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए एंगल कितना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, तो एरिया वेक्टर लेफ्ट में, मतलब थीटा 180 डिग्री। इन फ्लक्स इन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो एरिया इधर, तो एंगल 180 डिग्री। गौर से देखिए दोस्तों, और यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, 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 तो ये एरिया वेक्टर डीएस से डिनोट किया, तो मैं डीएस से ही कर रहा हूं, ये भी राइट में, तो एंगल यहां पे 0 है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिख दिया, एरिया को a² लिख दिया, cos 180 -1, फ्लक्स आउट इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया a², ए साइड है ना, और एंगल 0, नेट फ्लक्स 0। इसमें इसमें हेमिस्फीयर का एरिया रखा है मैंने, हेमिस्फीयर का एरिया रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही कॉन्सेप्ट, एक तरफ माइनस क्योंकि एंगल कितना है 180, एक तरफ एंगल 0, इतनी सी बात चल रही है सिर्फ। बल्कि मैं कहूंगा कि इस सब में तो उलझो मत, सिर्फ इतना सा लॉजिक लगाओ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इन इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन आउट, लगा लोगे पक्का 100%, ये हुई ना बात। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब देखो यहां, ये रिवर्स सीक्वेंस में सिखाया मैंने तुमको, ये पूरा डिस्कशन मैंने तुमको रिवर्स सीक्वेंस में दिया है। अब देखो चर्चा क्या चल रही थी, जैसे अगर ये एक सिलेंडर है, ठीक है सुनना, अगर ये एक सिलेंडर है, अगर ये एक सिलेंडर है, ठीक है, अगर ये एक सिलेंडर है, अगर ये एक सिलेंडर है, ठीक है सर है, और तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऐसी ऐसी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझको एक बात बताओ, इसमें मैं कितने एरिया बना रहा हूं देखना है ना, एक एरिया साइड वाला, दूसरा एरिया राइट साइड वाला, है ना। अरे ये सिलेंडर, सिलेंडर इमेजिन करो ना, ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है, और एक ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक इसका कौन सा सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से या कौन कौन से सरफेस एरियाज को चीर के निकल सकती हैं। मैं 3 एरियाज बोल रहा हूं, यहां पे मैं 3 एरियाज बना रहा हूं, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से या कौन कौन से एरियाज से गुजर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 और 2 को तो चीरते हुए निकल रही है, लेकिन थर्ड को नहीं छू पा रही है वो। अरे गुरु, तीसरे को छू भी नहीं पा रही है वो, समझ में आ रही है ना बात। तो हम ये सीधे सीधे बोल देंगे कि जो तीसरा वाला सरफेस एरिया है उसका तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल नहीं रही है। बहुत बढ़िया, तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इन और आउट का डिफरेंस, और इन हो रही है सरफेस एरिया नंबर 1 से, आउट हो रही है सरफेस एरिया नंबर 2 से। तो 1 के लिए 1 के लिए 1 के लिए एरिया की डायरेक्शन ds बोल लो, a बोल लो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो एंगल 180 डिग्री एंगल लिखना आ रहा है तुमको अभी। एरिया वेक्टर कैसा होता है, जैसे मान लो
ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, इस तरफ, ठीक। तो ये एरिया वेक्टर इधर, इधर, इधर। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एंगल बोलो। एंगल कितना होगा? दिस इज एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल 180 डिग्री होगा इस सरफेस के लिए। कितना होगा? एरिया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, 0 डिग्री होगा एंगल। बोलो। तो यहां पे मैंने एंगल कितना लिख दिया? यहां पे एंगल लिख दिया 180 डिग्री, और यहां पे एंगल लिख दिया 0 डिग्री। यहां पे एंगल लिख दिया 0 डिग्री, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फ्लक्स को क्या लिखोगे आप लोग? यहां पे एंगल आपने लिखा है 180 डिग्री, और यहां पे एंगल आपने लिखा है 0 डिग्री। तो फ्लक्स इन कितना बन जाएगा? इन बन जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180 जो होता है -1। फ्लक्स आउट बन जाएगा E इंटू ए, एरिया पाई आर स्क्वायर, इंटू कॉस 0 जो कि होता है +1। नेट फ्लक्स 0 दिख ही रहा था वो तो, कि जितनी आ रही है उतनी जा रही है। प्रूफ भी कर दिया हम लोगों ने बात से। लिख लो ये पूरी बात, लिख लो ये पूरी बात सभी लोग, लिख लो। इसी तरह से कटोरी को तिरछा कर दूं अगर मैं, ऐसे रख दूं कटोरी को, तो भी फ्लक्स कितना रहेगा? तो भी फ्लक्स कितना रहेगा? आने वाला जाने वाला बराबर, उतना ही होना चाहिए। ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, इस तरह से उस बात को प्रूव भी कर सकते हो। नोट करो। जल्दी 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 नोट कीजिए सभी लोग। कर लो, कर लिया? चलो, हाँ, तो बेसिकली पॉइंट क्या था? पॉइंट अब आपको बताता हूं, पॉइंट बताता हूं। पॉइंट इतना सा था कि हम लोग अगर किसी क्लोज सरफेस की बात करें तो हम लिखते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यदि हमारे पास सिमेट्रिक बॉडीज आ जाएं, जैसे कि अभी हम लोगों ने काफी सारी देखी, जैसे कि अभी हम लोगों ने काफी सारी देखी है ना, क्यूब वगैरह, क्यूब की बात की हम लोगों ने। तो यदि किसी सिमेट्रिक बॉडी में, symmetrically closed body has n identical faces with point charge q at the center, point charge q at the center, तो हर फेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा? सर ये बात समझ में नहीं आई, समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक सिमेट्रिक बॉडी है जिसके पास n फेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है। अब आप इस बात का जवाब दे पाओगे, इतना सब आपको जो मैंने बताया है उसके बाद आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे, और इसका जवाब आप दे दोगे अगर, ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, तो वो स्टेटमेंट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये क्यूब है, जैसे ये एक क्यूब है, और मैंने क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, ठीक। तो सवाल ये है कि किसी भी एक फेस से फ्लक्स थ्रू एनी फेस, किसी भी एक फेस से फ्लक्स कितना होगा? किसी भी एक फेस से फ्लक्स कितना होगा? किसी भी एक फेस से फ्लक्स कितना होगा? सर टोटल फ्लक्स कितना होगा? बेटा टोटल फ्लक्स तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और वो कितने फेसेस से गुजर रहा है? वो कितने फेसेस से गुजर रहा है?
सर वो कुल मिला के कितने फेस हैं इसमें? कुल मिला के 6 फेस हैं। अच्छा ठीक है, 6 फेस है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पीछे वाली स्टेटमेंट क्या थी कि अगर n फेसेस हैं तो टोटल फ्लक्स 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस, फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 1/6 टाइम्स, 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ये बनेगा टोटल फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द फेस। ये बनेगा टोटल फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द फेस। कोई भी फेस देख लो तो 1/6 बन गया इस क्यूब के लिए। ओके, तो हम लोग कह देंगे कि नोट जनरल स्टेटमेंट, इफ अ बॉडी इज हैविंग n फेसेस, इफ ए बॉडी हैज n फेसेस, ठीक है, सो फ्लक्स थ्रू वन फेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस will be 1/n times of Q divided by epsilon naught। ठीक है, नोट कर लो इस बात को भाई, सभी लोग नोट कर लीजिए इस बात को, सभी लोग तेज रफ्तार में। कर लिया? काम की बात है, बहुत काम की बात है। अच्छा कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये। ऐसी बातें नोट करके अगर आप रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो एग्जाम में आपका समय बचेगा। ये था स्टेटमेंट। अब आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, अब आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया है। या आइए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? हम लोगों ने बात की कि यदि आपने चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा है तो उसके किसी भी फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फेसेस। मतलब अगर n फेसेस हैं तो 1/n टाइम्स ऑफ द टोटल फ्लक्स, किसी भी एक फेस से इतना फ्लक्स निकल रहा होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद हमने बात की कुछ अलग अलग शेप्स की, जैसे कि एक सिलेंडर, सिलेंडर के लिए आपने एक सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक्ड है, क्यू इन कितना है वो निकाला, क्यू आउट कितना है वो निकाला, टोटल फ्लक्स 0। हेमिस्फीयर के लिए बात करी हम लोगों ने जो है कटोरी को तिरछा रखा, उल्टा रखा। इन शॉर्ट किसी भी फेस की, किसी भी सरफेस की अगर मैं बात करूं, किसी भी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यदि मैंने एक्सटर्नल फील्ड लाइंस लगाई हैं तो जितनी एंटर करेंगी उतनी लीव करेंगी, मतलब नेट फ्लक्स 0 आने वाला है। ये बात हम लोग काफी डिटेल में कर चुके हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, अलग अलग जगहों पे चार्जेस को रखा। जैसे कि मैंने एक सरफेस के ऊपर रख दिया तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आधा ही होगा। आधी फील्ड लाइंस बाहर, आधी फील्ड लाइंस अंदर, तो फाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर मैंने एक चार्ज को किसी क्यूब के फेस पे रख दिया तो फिर उसके कारण आधा ही कंट्रीब्यूशन होगा, आधा अंदर आधा बाहर। बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, किसी वर्टेक्स पे रख दिया उठा के, किसी वर्टेक्स पे रख दिया उठा के, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? वर्टेक्स पे 1/8 होगा। किसी एज पे रख दिया उठा के, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6 हो, 1/4 होगा। ठीक है बात। चलिए बहुत बढ़िया। आइए बात को हम बढ़ाते हैं हम लोग आगे। एक सवाल आपके सामने आ रहा है, तेज रफ्तार में सभी लोग करेंगे सवाल को। +4 - 1 का ये सवाल है। इफ अ पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब? चलो ठीक है, करते हैं। आओ जरा सभी लोग करो साथ साथ में। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक क्यूब है, अगर आपके पास एक क्यूब है, बहुत शानदार, ये रहा क्यूब। क्या करना है सर इस क्यूब का?
पहले तो एक चार्ज लेके इसके सेंटर पे रख देना है। पहले तो आपने एक चार्ज लेना है, ले लिया और उसके सेंटर पे रख दो, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा। अरे बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना है। सर इतना फ्लक्स निकलेगा, फाइनाइट इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सिंपली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इसमें से निकलेगा। बहुत बढ़िया। दूसरा पार्ट, किसी एक फेस की अगर हम बात करें, फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द फेस, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/6 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। ठीक है, जिसका सही था वो लोग खुद को +4 दे दो, जिसने गड़बड़ करी वो खुद को 2 लप्पड़ लगा लो तेज रफ्तार में। चलो, एक बहुत ही बढ़िया सा सब्जेक्टिव सवाल आपके सामने आ रहा है ना। ये मेंस में पूछा गया था, हम लोग इसको एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में करेंगे सभी लोग सॉल्व। देखो बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। मैं इसके लिए आपको +6 दूंगा, +6 -1। अगर सही कर लिया दोनों पार्ट तो +6, और अगर एक भी पार्ट गलत किया तो -1। ठीक है, तो शुरू हो जाओ तुम लोग, पहले शुरू हो जाओ, पॉज करके खुद सॉल्व करो थोड़ी देर, है ना। मैं समझाता हूं तब तक कि क्या बोल रहा है ये सवाल। सवाल में आपको ई दे के रखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या खास बात है इस सवाल की, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन की, वो दे के रखी हुई है अल्फा x की पावर 1/2। एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखी है अल्फा x की पावर 1/2, मतलब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, x की पोजीशन के साथ चेंज हो रही है x डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो सर फिर तो मतलब अगर मान लो हमको करना क्या है, हमको निकालना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। सर क्यूब कहाँ है बेटा, ये रहा क्यूब। अच्छा तो सर फिर तो फ्लक्स तो 0 आना चाहिए, क्यों 0 आना चाहिए क्या? इस क्यूब से फ्लक्स 0 आना चाहिए क्या? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ, और कितने लोग बोल रहे हैं ना? हाँ वाले बोलो, कितने लोग कह रहे हैं हाँ, लिख सकते हो कमेंट में। कितने लोग कह रहे हैं कि फ्लक्स 0 होना चाहिए, कितने लोग कह रहे हैं कि फ्लक्स 0 नहीं होना चाहिए? सर अभी अभी तो आपने बताया कि अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपने बाहर ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्लोज सरफेस है, तो जितनी फील्ड एंटर करेगी उतनी लीव करेगी, फ्लक्स 0 होगा। इतना चिल्ला चिल्ला के बताया अभी आधे घंटे तक, अब बोल रहे हो कि 0 है कि नहीं है पता नहीं। किस तरह की फील्ड लाइंस थी अभी तक, कैसी थी? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कांस्टेंट। यहां पे कैसी है, ये कैसी है, वेरिएबल है। वहां पे ऐसा नहीं था कि यहां पे वैल्यू अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग। अब ऐसा है, अब ऐसा है। मतलब अगर मैं इस फेस का नाम दे दूं कुछ, ठीक है, इस फेस का अगर मैं कुछ नामीकरण कर दूं, इस फेस का नामीकरण 1 कर दूं, इस फेस का नामीकरण 2 कर दूं, 2, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फेस नंबर 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और फेस नंबर 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो अलग अलग है? बिल्कुल है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि E1 जो है, E1 वो कितना हो जाएगा? पोजिशनिंग क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है x की, a है, और यहां पे कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2a है। तो E1 कितना बन जाएगा, E1 बन जाएगा अल्फा a की पावर 1/2, और E2 कितना बन जाएगा, अल्फा 2a की पावर 1/2, अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2। अच्छा 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 अच्छा, बहुत शानदार बहुत शानदार। पहले पार्ट को कर रहे हैं हम लोग। पहले देखो ये बात समझ में आई ना तुमको, ये बात समझ में आती है ना कि फ्लक्स 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितनी फील्ड एंटर करेगी, जितना फ्लक्स एंटर करेगा
उतना फ्लक्स नहीं निकलेगा, कुछ अलग फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है पॉइंट टू पॉइंट डिफर कर रही है। जाती बात दिमाग में? चलो करना क्या, फ्लक्स निकालना ना, क्यू इन निकालते हैं पहले। चलो पहले निकालते हैं क्यू इन, सॉरी फाई इन, फ्लक्स इन। फ्लक्स इन कितना बन जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा वन, थीटा वन बोल रहा हूं मैं इसको। ई कितना है, ई वन कितना है, ई वन कितना है, ई वन है एल्फा ए की पावर 1/2। एरिया कितना है, एरिया कितना है, ए स्क्वायर है। कॉस ऑफ थीटा वन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा वन कितना है आपका, अरे गुरु थीटा वन कितना है, थीटा वन कितना है, थीटा वन यहां लिख देता हूं, थीटा वन है 180 डिग्री और थीटा टू कितना है, थीटा टू है 0 डिग्री। अब ये बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने 10 डायग्राम बना बना के बताया ऐसे, 10 बार मैंने ऐसे एरिया बना बना के दिखाया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी, मुक्का पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये तुम्हारा बन गया 0 डिग्री, ये बन गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आपने कॉस 180 की वैल्यू रख दी, कितनी होती है कॉस 180 माइनस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस एल्फा ए की पावर, ए की पावर, अरे बोलो ना यार, कितना बन जाएगा, 1/2 प्लस टू कितना होता है, 1/2 प्लस टू कितना होता है, 5/2 होता है ना, हाँ 5/2 ही तो होता है, 5/2। ठीक है, ये फ्लक्स आ गया इन, फ्लक्स आउट निकाल लो, इसी तरह से फ्लक्स आउट निकाल दो, पाई आउट कितना बन जाएगा, ई ई टू, ई टू कितना है एल्फा 2a की पावर 1/2। ठीक है, एल ये ई है, ई ई ई ई इंटू एरिया, एरिया कितना है, इतना है, इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये कितना बन गया, ये बन गया एल्फा प्लस ले लो एल्फा √2 ए की पावर 5/2। ठीक, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ये फ्लक्स आउट आ गया। ठीक है, फाई इन फाई आउट, तो फाई नेट कितना बन जाएगा, फाई नेट कितना बन जाएगा, यहां लिख देते हैं, फाई नेट कितना बन जाएगा, फाई नेट कितना बन जाएगा, अरे बोलो ना यहाँ पे जरा, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, कितना बन रहा है ये, कर दो जरा इसका, ये बन रहा है एल्फा ए की पावर 5/2, है ना, ऐड किया दोनों को मैंने नेट के लिए, फिर कितना बन गया ये √2 - 1, √2 - 1, इसको सॉल्व करो, एक एक वैल्यू उठा के रखो, एल्फा की वैल्यू उठा के रखो 5, स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन पर कूलम और मीटर की पावर 1/2 इंटू ए दे के रखा है 1, तो ये तो 1 बन गया, 1 की पावर 5/2 भी 1 होता है। √2 की वैल्यू होती है 0.414, है ना, √2 की वैल्यू होती है 0.414, -1 कर दिया, √2 की वैल्यू 1.414 -1 किया 0.414, 5 इंटू 0.4 नियरली 2, नियरली 2। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ये होती है, ओके, नियरली 2, नियरली लिखा है मैंने नियरली, तो ये तो पहला पार्ट आ गया, ये तो पहला पार्ट आ गया भाई। अब पहला पार्ट आ गया तो दूसरा तो आ ही जाएगा ना, पहला आ गया है जब मेन चीज आ गई है तो दूसरी तो आ ही जाएगी। अरे पहली निकाल ली, दूसरी नहीं निकालेंगे क्या, पहली निकल गई, अब तो खेल खत्म हो गया, डन 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 डन। कितना बन गया बी पार्ट, बी पार्ट क्या बन गया, बी पार्ट बी पार्ट बी पार्ट, चार्ज निकालना है ना, चार्ज क्या लिखते हैं, फाई = क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। ओ बेटे क्यू इन कितना बन गया
फाइ इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाइ इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुम्हारा आंसर। नोट कर लो, बधाइयो सभी को, कर लो इसको नोट। में हट रहा हूं थोड़ा सा तेज रफ्तार में, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बढ़िया सब्जेक्टिव सवाल था, ये अच्छे से नोट करो इसको, सभी लोग करेंगे। डन। चलिए अगला सवाल पढ़िए। +4 - 1 क्या कहता है सवाल? एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल। अच्छा 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 अच्छा, ये बन गया क्यूब है ना, तेज रफ्तार में कितना बन जाएगा इसका आंसर? फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस, फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस, फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस। बोलो इतनी देर में तो आ गया होगा तुम्हारा आंसर। किसी भी एक फेस से निकालना है मुझको फ्लक्स, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? क्यू चार्ज क्यूब के सेंटर पे एक एक फेस से फ्लक्स 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सी इज द आंसर। देखते से बता दिया होगा तुम लोगों ने तो, है ना? तो +4 कर लेना अगर सही किया है तो। अगला सवाल फिर से लो, टाइमर के साथ करो, बिगिन। 10 सेकेंड गिन के, 10 सेकेंड, क्योंकि तुमको भी गिनना ही है सवाल में, और कुछ नहीं करना है। फ्लक्स बोल रहा है वो, फ्लक्स बोल रहा है तो क्या करना है? क्यू इन कैलकुलेट कर लेना है। टाइम अप। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है कॉन्सेप्ट गॉसेस लॉ का? ये होता है फाई इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना बन गया? 1 2 3 4, 4 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो +4 - 2 यानी कि 2Q इज द चार्ज इन। तो फ्लक्स बन जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलो अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो, क्या कहता है ये सवाल? What is the flux linked through a cube of side L if a charge 2Q is placed at one of the vertex of a cube? अब देखो हमको ये मालूम है कि एक क्यूब के लिए यदि हम लोग किसी वर्टेक्स पे, यदि हम लोग किसी वर्टेक्स पे चार्ज को रखते हैं, किसी वर्टेक्स पे चार्ज को रखते हैं, एक क्यूब के लिए यदि हम लोग किसी वर्टेक्स पे चार्ज को रखते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। हम लोग लिखते हैं फाई इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स है और यहां रखा गया है चार्ज, तो ये बन जाएगा 1/8, 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आपने लिखा 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू इन, बन गया 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये कितना बन गया? ये बन गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। ये आ गया आपके सामने सही जवाब। नोट कीजिए सभी लोग, नोट कीजिए, है ना? क्योंकि 2Q चार्ज रखा है ना, इतनी सी बात है। चलो जिनका सही था वो लोग खुद को +4 कर लेंगे, जिनका गलत था वो खुद को -1 कर लेंगे। लिखिए अगला सवाल। अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। चार्ज Q आपने लोकेट किया है एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। द फ्लक्स थ्रू एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव फेसेस विल बी। अब देखो क्या बोल रहा है ये, एक क्यूब बना दो पहले, तो आप लोग करते चलो, जो मुझसे पहले सही जवाब निकाल देगा, मेरे एक्सप्लेनेशन देने के पहले जिसने सही जवाब निकाल दिया वो खुद को असाइन कर सकता है +4, वरना बाकी जनता खुद को क्या करेगी? -1। जिसने नहीं आंसर दिया वो भी -1 करेगा। साफ साफ बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो जैसे मान लो मुझको ये 2 फेसेस की बात करनी है, फेस नंबर 1 और ये फेस नंबर 2, ये 2 फेसेस की बात करनी है, कोई भी 2 फेसेस की मुझे बात करनी है। एक फेस से कितना होता है? एक फेस से कितना होता है? एक फेस से होता है 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तो 2 फेज से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 फेसेस से कितना हो जाएगा, 2q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है, देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच हो रहा है। ये कितना बन रहा है, सबसे पहले तो पाई कटने चाहिए, है ना, सबसे पहले तो पाई कटने चाहिए, पाई 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 कैंसिल आउट होने चाहिए। ये दिख रहा है मेरे को, तो ये 4 पाई यहाँ पे मर गए, तो ये q/3 एप्सिलॉन नॉट, ये ऑप्शन मैच होता दिख रहा है। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, डी डी इज द आंसर, नोट कर लो, है ना सभी लोग, कोई दिक्कत? चलो बहुत शानदार। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल पढ़िए। गॉसेस लॉ शुड बी इनवैलिड, गॉसेस लॉ शुड बी इनवैलिड। अब ये बढ़िया बढ़िया लॉजिकल सवाल है। इफ देयर वर मैग्नेटिक मोनोपोल्स, अब मोनोपोल्स क्या होते हैं, मोनोपोल्स होते हैं इंडिविजुअल। अभी थोड़ी सी अलग बात तुमको लगेगी सुन के कि सर ये अचानक मैग्नेट वैग्नेट कहां से आ गया। सवाल वैसे तो मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद हमको करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, थोड़ी देर के लिए समझ लो, है ना, नहीं पता तुमको फिर भी सुन तो लो, बस सुन लो इस बात को। मोनोपोल क्या होते हैं, इंडिविजुअल नॉर्थ और साउथ। अब देखो मैग्नेट में क्या होता है ना, कि मैग्नेट में अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं करता है। एक मैग्नेट में इकलौता नॉर्थ या इकलौता साउथ एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ एक साथ ही मिलते हैं, हमेशा नॉर्थ और साउथ आपको एक साथ जोड़े में ही मिलेंगे। नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ भी होगा। आप सोचो कि मैं मैग्नेट को काट दूं और इकलौता नॉर्थ ले आऊं या इकलौता साउथ ले आऊं, तो ये बात संभव नहीं है गुरु, ये बात संभव नहीं है। इंडिविजुअल नॉर्थ या इंडिविजुअल साउथ संभव नहीं है। तो गॉसेस लॉ किसके लिए लगाते हैं हम लोग, गॉसेस लॉ हम चार्ज के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आपको और मुझे यहाँ से याद आया है, दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा उस स्टेटमेंट पे कर लेते हैं। स्टेटमेंट ये है, नोट करके लिख लेना इस बात को, काम की बात एकदम से क्लिक हुई इसलिए बता रहा हूं, सुन लेना। इफ वी प्लेस अ डाइपोल इनसाइड अ गॉसियन सरफेस, देन द टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर आप क्या रख रहे हैं, आप रख रहे हैं एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, ये रही गॉसियन सरफेस, आपने रखा है एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू का सिस्टम, प्लस क्यू और माइनस क्यू का सिस्टम। तो इस सिस्टम से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, इस सिस्टम से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिस्टम के अंदर जाती हैं। प्लस की वजह से बाहर निकलेंगी और माइनस के कारण अंदर आएंगी, अंदर आएंगी, अंदर आएंगी, अंदर आएंगी, अंदर 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 अंदर, ठीक है। तो नेट फ्लक्स जीरो, बस इतनी सी बात है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं उसी सवाल पे। सवाल कहता है कि गॉसेस लॉ इनवैलिड होगा अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते, तो ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं निकल रही है, ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं निकल रही है कि अगर मोनोपोल होते तो गॉसेस लॉ वैलिड क्यों नहीं होता। मतलब हम लोग एक प्लस चार्ज भी तो रखते हैं अंदर, वैलिड होता है, तो हम सिर्फ नॉर्थ रख देते, अगर ऐसा होता तो तब तो वैलिड होता। तो ए ऑप्शन तो नहीं है। इफ इनवर्स स्क्वायर लॉ वर नॉट एग्जैक्टली ट्रू, हाँ ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है, सोचो इसके बारे में। ये बात हो सकती है कि अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ सही नहीं है तब कोई दिक्कत हो सकती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर सही नहीं है, क्योंकि गॉसेस लॉ उसी पे तो बेस्ड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वर नॉट अ यूनिवर्स, अब इस बात का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिकल पॉइंट दिख रहा है, वो है बी, तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क कर दिया बी, सिंपल।
स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मार्क कर दिया बी। ठीक है बात, सभी लोग नोट करो इतनी बात। आइए अब डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। इतनी बात नोट कर लो पहले सभी लोग, लिख लो, हट रहा हूं मैं, ये लो लिख लो। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन को बढ़ाते हैं। टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। अब देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको दे रहा हूं, एक ब्लैंक पेज पे चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ हॉलो स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ हॉलो स्फेरिकल शेल। मतलब यदि हमारे पास एक स्फीयर हो और वो चार्ज्ड हो, कैसा हो वो स्फीयर? वो स्फीयर पूरी तरह से चार्ज्ड हो। अगर हमारे पास एक स्फीयर है और वो स्फीयर पूरी तरह से चार्ज्ड है, ठीक है, हॉलो है, हॉलो, बहुत बढ़िया, उसकी सरफेस पे पूरा चार्ज बिखरा हुआ है। ठीक है, इसको हॉलो बना देते हैं हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको इसके बाहर बनाते हैं चार्ज पूरा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये हॉलो है, वरना फिर सॉलिड सॉलिड और उसको अलग अलग कैसे दिखाएंगे ना। ये हमने बना दिया हॉलो स्फीयर, बहुत शानदार। अब बात ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैं बात कर रहा हूं अंदर, तो अंदर जाके खड़े हो जाते हैं। ये लो, हम लोग एक पॉइंट पे जाके खड़े हो गए, वी आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट। बहुत बढ़िया, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी है। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कैसे निकाले? अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। हम लोग बात कर रहे हैं अंदर की, वी आर टॉकिंग इनसाइड द शेल। तो आपने कहा कि गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? वो होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये होता है ना स्टेटमेंट, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। तो इस सिस्टम में क्या कोई चार्ज एनक्लोज्ड है? इस सिस्टम में क्या अंदर कोई चार्ज है? कंडक्टर की पूरी सरफेस पे रहता है चार्ज, पढ़ेंगे हम लोग, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो आप सीधे सीधे क्या कह दोगे? एज अंदर का चार्ज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फ्लक्स इज जीरो, देयरफॉर ई इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। ओ हो। अब सर, हम लोग सरफेस पे आके खड़े हो जाते हैं, हम लोग सरफेस पे आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और या तो हम लोग बाहर आके खड़े हो जाते हैं। एक बार अगर हम लोग बाहर आके खड़े हो गए, एक बार यदि हम लोग आउटसाइड आके खड़े हो गए, तो फिर कैसे चर्चा करेंगे हम लोग? अगर हम यदि बाहर आके खड़े हो जाएं तो फिर इसकी क्या चर्चा बनेगी? बाहर खड़े हो जाओ, आप पूरी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? आप फिर ये कंसिडर करोगे कि पूरा का पूरा चार्ज ड्यू टू सिमेट्री सेंटर पे अवेलेबल है। ये बात बताई थी मैंने कि स्फीयर के लिए सेंटर पे ले लेते हैं हम लोग पूरे चार्ज को। तो अगर मैं बाहर खड़ा हूं तो मेरे लिए पूरा जो चार्ज है Q, मेरे लिए पूरा जो चार्ज है Q, वो कहां अवेलेबल है? वो अवेलेबल है इसके सेंटर पे, 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 वो अवेलेबल है इसके सेंटर पे। ठीक है, तो अगर आप आउटसाइड हो तो पूरा चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पे अवेलेबल है। तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे कि फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, आपने सेंटर पे पूरा चार्ज मान लिया, तो ये तो कहीं ना कहीं आप पॉइंट चार्ज का ही रिजल्ट बता रहे हो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आना चाहिए फिर तो। लेकिन इसमें आपने गॉसेस लॉ तो अप्लाई नहीं की। चलो गॉसियन सरफेस लेके समझा देता हूं। मान लो कि तुमने अपनी गॉसियन सरफेस ऐसी ले ली, ठीक है, एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया तुमने, तुमने अपनी गॉसियन सरफेस एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, कितना रेडियस है उस बड़े वाले स्फीयर का? बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, चलो एक काम करते हैं, इसका रेडियस स्मॉल आर कहते हैं,
इसका रेडियस स्मॉल आर कह देते हैं। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, जो तुम गॉसियन सरफेस बना रहे हो ना, उसका रेडियस कैपिटल आर कह दो, ठीक है। अरे जो शेल लिया है उसका मैंने स्मॉल आर रेडियस कह दिया, और मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं एक गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहा हूं ना, तो गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। बना दी मैंने बड़ी सी सरफेस एक, ये बना दी बड़ी सी सरफेस, ये बना दी डॉट 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 दिखने लगी। मन की आंखों से देखो, डॉट 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 डॉट, ये बना दी बड़ी सी सरफेस, उसका रेडियस आर, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है गॉसेस लॉ का? ये रहा गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट, ये रहा गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट। सर आप दो बातें बोल रहे हो, एक तरफ आप गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट बोल रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि पूरा चार्ज सेंटर पे मान लो, तो सेंटर पे पूरा चार्ज मान लिया तो पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट वैलिड होना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो चेक करेंगे हम लोग क्या आ रहा है कि नहीं, वो तो मैच करके बताओ। मैच हुआ तो सही, मैच नहीं हुआ तो गलत। अगर के क्यू बाय आर स्क्वायर रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सही है, क्योंकि हमने कहा कि पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान लो। और अगर कुछ और आया तो गड़बड़ है, मेरे को भी नहीं पता आएगा कि नहीं, निकाल के देखते हैं। चलो हमने लगाया गॉसेस लॉ, हमने अप्लाई कर दिया गॉसेस लॉ, बहुत बढ़िया, हमने अप्लाई कर दिया गॉसेस लॉ। और यहां पे हमने लिखा ई को बाहर निकालो, इंटीग्रल डीएस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू को कैपिटल क्यू ले लो, क्यू को कैपिटल क्यू ले लो, बहुत शानदार। अब ये इंटीग्रल डीएस क्या होता है यार? ये इंटीग्रल डीएस क्या होता है? इंटीग्रल डीएस मतलब टोटल सरफेस गॉसियन सरफेस जो आपने मानी है ना, कितनी है वो, कितनी है वो? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, ई कितना आ रहा है? ई आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इतना आ रहा है ई। दिस इज दिस इज दिस इज ई, ये आ गया है ई, ठीक है। ये आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हो के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रख सकते हो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अरे ये तो वही रिजल्ट है, वैलिड है, जस्टिफाइड है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, सभी लोग फटाफट नोट करो भैया इस बात को, सभी लोग तेज रफ्तार में। चलिए उम्मीद कर, बॉटल गिर गई, होता है होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें कई बार हो जाती हैं, उठा के रख देते हैं। ओहो हो, चलो कोई बात नहीं। अब इसका ग्राफ बना के बताता हूं, अब इसका ग्राफ बना के बताता हूं। आपने क्या कहा, हॉलोस्फीयर के लिए अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब तक आप अंदर हो, जब तक आप अंदर हो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। फिर आप पहुंच गए कहां पे? आप पहुंच गए सरफेस पे। तो सरफेस पे आपने कितना बताया इलेक्ट्रिक फील्ड? सरफेस पे आपने बताई के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना रखें? आर रख देंगे रेडियस के बराबर। और उसके बाद एक बार आप आउटसाइड आ गए, आउटसाइड के लिए क्या बनेगा? आउटसाइड के लिए बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ये आ गया ग्राफ ई वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है।
सभी लोग, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड। बहुत शानदार। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, E ऑन द सरफेस कितनी है? के क्यू बटा छोटा आर स्क्वायर। एक्स को छोटा आर रख दिया ना, सिंपल, कौन सी बड़ी बात है। चलिए बातें बढ़ाएं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। आपके सामने आ रहा है एक सॉलिड स्फीयर, तो ध्यान से देखना इसमें हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमने ले लिया सॉलिड स्फीयर, और इसमें पूरा चार्ज जो है ठसाठस भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे। ये पूरा चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और ये किस तरह का स्फीयर है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस स्फीयर में, मतलब बराबर 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 हिस्से में बराबर बराबर चार्ज बिखरा हुआ है। किसी भी एक हिस्से को उठा के आप देखोगे बराबर चार्ज उसमें बिखरा हुआ है, इतनी सी बात है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। जैसे मैंने अंदर एक रीजन ले लिया, ठीक है, मैंने इतना हिस्सा ले लिया और मैं यहां जाके खड़ा हो गया। या तो अपने दोस्त सोंटू को यहाँ पे भेज के खड़ा कर दो, ठीक है, उसको बोलो ले बेटा यहाँ पे खड़े हो जा जाके। तो पहले आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और फिर आप जाके खड़े हो जाएंगे बाहर। अब बाहर खड़े होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर खड़े होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका रेडियस आप कितना माने? रेडियस आर रेडियस मान लेते हैं इस स्फीयर का। और सुन लो, है ना, बात ध्यान से सुनते चलना। बाहर खड़े होने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप बाहर खड़े होंगे तो आप सेंटर से लेकर खुद तक का डिस्टेंस आर मान लो, और पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ मानोगे। पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ मानोगे, ठीक है। ये आर क्या है? ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ये आर क्या है? ये आर क्या है? ये आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हमें निकालना है पहले तो क्यू, हमें तो निकालना है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड, फिर सरफेस और फिर आउटसाइड। इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो चलो आओ करते हैं चर्चा, पहले इनसाइड की चर्चा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इनसाइड फर्स्ट। अब अगर मैं इनसाइड हूं तो मुझको एक बात बताओ कि जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूं, जिस पॉइंट पे मैं जाके खड़ा हो गया हूं इनसाइड, वहां पे मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने चार्ज के कारण लगेगी? जो अंदर है या जो बाहर है या पूरा? मतलब मेरे ऊपर इतने पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, या ये बाहर वाले इतने पट्टे के कारण लगेगी, या पूरे के कारण लगेगी? सोचो। कॉमन सेंस की बात है कि जो बाहर वाला हिस्सा है ना, जो बाहर वाला हिस्सा है, सुनना, वो तो आपके पास कुछ ऐसा है, ऐसा। और अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं अंदर, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तो ये जो बाहर वाला पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि मैं एक शेल के अंदर खड़ा हुआ हूं। ये पूरा मेरे लिए एक तरह से शेल है, तो इस पूरे हिस्से का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं यहां खड़ा हो जाऊं जाके, तो भी मेरे ऊपर इस पूरे स्ट्रिप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो पूरा चार्ज है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किस चार्ज से कंसर्न है? अंदर वाले चार्ज से कंसर्न है। तो क्यों ना अंदर वाला चार्ज निकाल लें हम लोग। कैसे निकालें? उसके लिए मान लो कि इसका जो ये डिस्टेंस है ना, इसको कुछ एक्स बोल दो। कितना बोल दो? एक्स बोल दो, एक्स। इसका डिस्टेंस आपने ले लिया कुछ एक्स, ठीक है। अब हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भाई साहब, अंदर जो चार्ज है उसको छोटा क्यू बोल दो। लेट चार्ज इनसाइड बी छोटा क्यू। लेट द चार्ज इनसाइड बी छोटा क्यू। तो अंदर छोटा क्यू चार्ज है, अगर अंदर छोटा क्यू चार्ज है,
तो हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आपने बोला कि टोटल वॉल्यूम जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है ना, सॉरी छोटा आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है। इसमें कितना चार्ज? इसमें क्यू चार्ज। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज? यूनिटरी मेथड, इतना चार्ज, इतना चार्ज। यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, लिख देता हूं, यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, इतना चार्ज। तो 2 यूनिट वॉल्यूम में इंटू 2, 3 यूनिट वॉल्यूम में इंटू 3, 4 यूनिट वॉल्यूम में इंटू 4। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, ये मल्टीप्लाई कर दो इसमें वॉल्यूम, तो जो जिस चार्ज की आप बात कर रहे हो वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये जो वॉल्यूम है ना, ये कितना है? ये है 4/3 पाई एक्स क्यूब। ये वॉल्यूम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये वॉल्यूम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है कुछ ऐसा, ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसल आउट हो गए। चार्ज की वैल्यू आपके पास आ गई Q टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सही है, बिल्कुल सही है ना? तो इतना चार्ज है गुरु आपके पास, इतना चार्ज है, ठीक है, क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब, क्यू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब। इतना चार्ज है अंदर, इतना चार्ज है अंदर। और अगर आपने चार्ज निकाल दिया तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अगर आपने चार्ज निकाल दिया तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई के क्यू डिवाइडेड बाय, कितना है इसका डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस है। कितना है इसका रेडियस अंदर वाले का? एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर। तो आओ वैल्यू उठा के रखें, आओ वैल्यू उठा के रखें। के क्यू की वैल्यू रखो उठा के, क्यू की वैल्यू जाए 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 जाए, रखो 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 जल्दी। ये है आर क्यूब और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर है। तो ये कैंसल आउट हुआ और एक्स बचा। तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब कितना आ रहा है? यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं मैं के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। बहुत शानदार, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। यहां पे लिख देते हैं, क्या कहा हमने? हमने कहा कि सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है कितनी बताई आपने अभी अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं सरफेस की बात करूं, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो वो कितना बन जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाय जो भी उसका रेडियस है, जो भी उसका रेडियस है। कैसे? गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। अगर यहां पे मैं खड़ा हूं तो मैंने बिल्कुल ऐसी की ऐसी 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 ऐसी, ये मैंने गॉसियन सरफेस ले ली, ये मैंने गॉसियन सरफेस ले ली, ये मैंने गॉसियन सरफेस ले ली, और यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया। ये कैसे आया बता रहा हूं मैं। यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। और जब मैं सरफेस पे खड़ा हुआ हूं, जब मैं सरफेस पे खड़ा हुआ हूं, जब मैं सरफेस पे खड़ा हुआ हूं, तो पूरा का पूरा चार्ज हमारे लिए अंदर है, पूरा का पूरा चार्ज हमारे लिए अंदर है, बिल्कुल है। पूरा का पूरा चार्ज हमारे लिए अंदर है, बिल्कुल है। और हम यहां खड़े हैं, और ये हमारी गॉसियन सरफेस है, ये हमारी गॉसियन सरफेस है। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? ई डॉट डी एस, डी एस कितना बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा।
4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बड़ी, ओ हेलो हेलो हेलो। तो ये आ गया आपके सामने ई, कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन गया। सरफेस की भी निकाल दी आपने, सरफेस की भी वैल्यू निकाल दी। अब बाहर जाके खड़े हो जाओ, सेम गॉसेस लॉ फिर से अप्लाई कर रहा हूँ मैं, बाहर जाके खड़े हो जाओ। फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं ई आउटसाइड निकालना चाह रहा हूँ, कि अगर मैं बाहर जाके खड़ा हो जाऊँ, जैसे कि ये हमारा स्फीयर है ना, इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है, कितना स्फीयर है हमारा, ये रहा स्फीयर, कितना चार्ज है इसमें, क्यू चार्ज, रेडियस आर, और हम कहाँ पे खड़े हो गए, हम यहाँ पे खड़े हो गए जाके। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। ये ले ली गॉसियन सरफेस हमने, कितना रेडियस ले लिया आपने, कैपिटल आर रेडियस ले लिया आपने, कितना रेडियस ले लिया, कैपिटल आर रेडियस ले लिया, कितना रेडियस ले लिया, कैपिटल आर रेडियस ले लिया, कितना रेडियस ले लिया, कैपिटल आर रेडियस ले लिया। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा फाई, फाई को छोड़ो, ई निकालो सीधे, ई कितना बन जाएगा, ई इंटू इंटीग्रल डी एस, इंटीग्रल डी एस बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, क्यू के बराबर ही है, अरे क्यू इन कितना है, क्यू के बराबर ही है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आ गया, ई आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर मतलब जो भी आपका डिस्टेंस है वहां से। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये तीन चीजें आपने निकाल दी, आपने इन निकाल दी, आपने ऑन द सरफेस निकाल दी, और आपने आउटसाइड निकाल दी। इन निकाल दी, ऑन द सरफेस निकाल दी, और आउटसाइड निकाल दी। अब इसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं, अब इसका ग्राफ भी बना के देख लिया जाए, आओ देख लिया जाए ग्राफ बना के। तो इसका ग्राफ जो है ये कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जब इन की बात कर रहे हैं हम लोग जब ई इन की बात कर रहे हैं, तो वो कैसी है, वो प्रोपोर्शनल है एक्स के। ये देखो, ई इन प्रोपोर्शनल है एक्स के, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये पूरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है ना, आर उसका रेडियस है स्मॉल आर, अरे स्मॉल आर तो उसका रेडियस है यार, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस है ना, बिल्कुल है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है। मतलब जब तक मैं सरफेस तक नहीं पहुंचूंगा, जब तक मैं सरफेस पे नहीं पहुंचूंगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी। सरफेस पे कितनी हो जाएगी, सरफेस पे हो जाएगी मैक्सिमम, कितनी, के क्यू डिवाइडेड बाय छोटा आर स्क्वायर। और उसके बाद आउट की बात करूं तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, कैपिटल आर वेरिएबल है ना, डिस्टेंस है वो, कैपिटल आर वेरिएबल है, डिस्टेंस है वो। तो ये आ गया आउटसाइड, ये आ गया आउटसाइड, ये है इनसाइड, और ये है आउटसाइड। तो यहां पे E प्रोपोर्शनल है x के, और यहां पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इतनी बात को नोट करो सभी लोग, इतनी बात को नोट करो, काम का ग्राफ है ये, किसके लिए है ये, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक, चलो बहुत शानदार। अब इसके बाद एक सवाल आपके एक टास्क आपके सामने आती है, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। अगर हमारे पास एक बहुत ही लंबा सा इनफाइनाइट चार्ज्ड ठीक है वायर है, और इस चार्ज्ड वायर के लिए, इस चार्ज्ड वायर के कारण हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी, स्टेप नंबर 1 होगी एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना, और इस वायर के इर्द गिर्द में कैसी सरफेस मानूं कि मेरा रिजल्ट आसानी से आ जाए। हम लोग मानेंगे सिलेंडर, हम लोग मानेंगे एक सिलेंडर। सिलेंडर क्यों ले रहे हैं, सिलेंडर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो वायर है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बाहर निकलेगी, ऐसी,
ऐसी 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 बाहर निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल निकलेंगी। इसमें बेसिकली कितने फेसेस हैं? इसमें एक, दो और तीसरा कर्व्ड सरफेस, ये 3 फेसेस हैं। किस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तीसरे फेस से गुजरेगी। किन फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी? 1 और 2 से बिल्कुल नहीं गुजरेंगी, 1 और 2 से बिल्कुल नहीं गुजरेंगी। तो हम ये कहेंगे ये फ्लक्स थ्रू 1 इज 0, फ्लक्स थ्रू 2 इज 0 और फ्लक्स होगा सिर्फ 3 से, फ्लक्स होगा सिर्फ तीसरे वाले से। तो आप क्या लिख दोगे यहां पे? फाई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हम एक पैरामीटर डिस्कस करते हैं लैम्डा, लैम्डा जो कि होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। होता है? बिल्कुल होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूं? ये जो इनसाइड चार्ज है इसको मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ एल ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दो उठा के। एल क्या? ये लेंथ है, ठीक है। ई पूरे गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है, ई को मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल डीएस, हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट आ गया ई इंटू डी एस जो कि होता है 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू इन, क्यू इन की वैल्यू मैंने लिख दी लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एल और एल कैंसिल हो गए, तो ई कितना आ गया? ई आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें आपने 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया, इसमें आपने 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर 2 भी है, ठीक है, ऊपर 2 भी है, सॉरी। तो रिजल्ट बन गया 2 के लैम्डा बाई आर। ऐसी इसी तरह से याद रखना, इसी तरह से याद रखना, ठीक है, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए? 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और डायरेक्शन क्या होगी? रेडियल। ओके, सिंपल सी बात है। चलिए नोट कीजिए इस बात को सभी लोग, आसान सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उम्मीद करता हूं कि इतना डिस्कशन आपको बिल्कुल क्लियर है। तो इसके बेसिस पे मैं आपको सिंपल सिंपल से एक, अच्छा एक शीट का रिजल्ट बचा हुआ है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, शीट का रिजल्ट बचा है, पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद दूंगा सवाल, है ना। तो आइए अब करते हैं थिन शीट। अब देखते हैं थिन शीट, थिन शीट, बहुत बढ़िया। अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन ओके, थिन कंडक्टिंग शीट, या तो सिंपली हम लोग लिख रहे हैं थिन शीट, थिन चार्ज्ड, थिन चार्ज्ड शीट। ओके, एक थिन चार्ज्ड शीट है, पतली सी चार्ज्ड शीट है, बहुत बढ़िया। ये रहा चार्ज इस पूरी शीट पे, 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 ठीक है। स्टेप नंबर 1, एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। किस तरह की गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे? हम लोग कुछ इस तरह की गॉसियन सरफेस लेंगे, ऐसी। सर ऐसी क्यों ली? पता चलेगा। अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेडियल फील्ड लाइंस होंगी बाहर, है ना। तो कैसी निकलेंगी फील्ड लाइंस बेटा? फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बाहर निकलेंगी, ऐसी बाहर निकलेंगी, ऐसी बाहर निकलेंगी फील्ड लाइंस, है ना, ऐसी बाहर निकलेंगी फील्ड लाइंस, बिल्कुल निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, समथिंग लाइक दिस। अब हमने कह दिया कि ये जो शीट है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस
उसका एरिया ए है, एरिया ए है, चार्ज क्यू है, तो हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा। हम डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बहुत बढ़िया। अब ये जो सिचुएशन आपके सामने है, इसमें बताओ कितने सरफेस एरियाज हैं जिससे फ्लक्स गुजरेगा? पहले से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। दूसरे सरफेस से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और ये जो तीसरा कर्व्ड सरफेस है, तीसरा जो कर्व्ड सरफेस है, इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। जो तीसरा पूरा ये कर्व्ड सरफेस है, इससे कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो आप ये कह देंगे कि जो टोटल फ्लक्स है वो बनेगा क्यू φ1 प्लस φ2, वो बनेगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और φ3 को मैंने लिख दिया कितना? φ3 को मैंने लिख दिया 0। ये तीसरा ये पूरा कर्व्ड सरफेस है ना, इससे कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है। फील्ड लाइन ऐसी है, तो इसमें से कहां से निकलेगी? इसमें से नहीं निकलेगी। ठीक है। अब φ1 को कितना लिख देंगे हम लोग? φ1 को लिख देंगे E, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E डॉट ds यानी इसका सरफेस एरिया S बोल दो, इसका सरफेस एरिया S बोल दो। E S, एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 है। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो ये बनेगा ES, ये बनेगा ES, यानी टोटल फ्लक्स बन जाएगा 2ES। 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 इतना फ्लक्स बनेगा फाई। बहुत बढ़िया। तो अगर ये फ्लक्स आपके सामने आ गया, तो फाई को हम लोग क्या लिखते हैं? फाई इक्वल टू जो भी आपने लिखा 2ES, इसको कितना लिख दोगे? Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q बाई S क्या है? Q बाई A या Q बाई S, चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यह है सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग लिख देंगे सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ थिन चार्ज्ड शीट। नोट कीजिए इस बात को तेज रफ्तार में सभी लोग, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अब इसके बेसिस पे आपको दिए जा रहे हैं कुछ सवाल। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका टास्क। क्या करना है आपको? आपको होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं, आपको रिवाइज करना है। ठीक है। एक एक स्टेटमेंट, पूरा लेक्चर जो है बहुत काम का लेक्चर है। रिवाइज द होल लेक्चर थ्राइस, मैं कहूँगा 3 टाइम्स रिवीजन आपको करना है इसका। एक एक डेरिवेशन करके देखो, एक एक सवाल जो करवाया उसको करके देखो। ये 4 सवाल आपको जो होमवर्क में दिए ये करने। अगले लेक्चर में मैं पहले सवाल करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए बस इसी तरह से पढ़ते रहिए मज़े से, एकदम बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए ओके, रड़ा बाय।